जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज देखेंगे, पीछे देखे हुए थे मौलिक अधिकार का सीरीज चल रहा था और उससे पहले भी जो भी चला है संविधान का पूरा, तो उसमें क्या है कि पूरा सीरीज से लेके मौलिक अधिकार तक के पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार पहले बनाए थे कि मौलिक अधिकार होता क्या है। उसके बाद सेकेंड आपका टॉपिक होगा समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक के पढ़ाए हुए। तीसरा आपको पढ़ा रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में हम क्या पढ़ा दिए थे, आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक के स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में हम पढ़ा दिए थे अनुच्छेद 19 आपकी और अनुच्छेद 20 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और 20 में पढ़ा दिए थे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे क्या, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बारे में। मेरा नाम हुआ मोबिन रजा। आज देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान है स्वतंत्रता के अधिकार में। तो सबसे पहले देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है तो 21 में, आपका 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में आपको दे दिया गया है। तो इसमें दिया गया है आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल विधि प्रतिक्रिया के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया क्या है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता, इससे क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है आपका, कोई भी इससे वंचित नहीं कर सकता है आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता से। तो कहा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल विधि प्रतिक्रिया मतलब कानूनी प्रक्रिया ही द्वारा क्या हो सकती है, आपको छीनी जा सकती है। ऐसे किसी भी विधि द्वारा आपको क्या हो सकता है, इससे वंचित नहीं की जा सकती। तो इसी में अब केस स्टडी देख लेंगे। केस स्टडी ए.के. गोपाल 1950, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ए.के. गोपाल केस 1950 में हुई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि सुप्रीम कोर्ट जीवन जीने का अधिकार आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। इसी आगे केस आया 1977 में, फिर मेनका गांधी केस में आपको कहा गया 1977 में कि विदेशी जाने से रोक दिया। मतलब क्या है कि मेनका गांधी केस में मेनका गांधी को विदेश जाने से रोक दिया गया था और पासपोर्ट रद्द कर दी गई थी। तो कहा कि भारत में तो आने जाने की स्वतंत्रता है, पढ़े थे पीछे आर्टिकल 19 में, लेकिन विदेश जाने की स्वतंत्रता, तो कहा कि जो बाहर जाने की स्वतंत्रता है ये भी हमारा जीवन से संबंधित स्वतंत्रता है। वही 1978 में आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ राज्य चला। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गरिमापूर्ण जीवन, मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विदेश जाने की जो हमारी है, विदेश जा करके हम पढ़ सकते, विदेश जाके काज कर सकते, ये क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। मतलब क्या है कि अब बाहर जाने से भी किसी को रोक नहीं सकते, ये कहा गया। अब सेकेंड वाला में आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 21 अधिकारों की घोषणा करती है। तो आर्टिकल 21 कौन कौन सी अधिकार की घोषणा करती है, तो कहा मानवीय प्रतिष्ठा। सबसे पहला बात कर देता है कि मानव की प्रतिष्ठा के बारे में, कि मानव की कोई भी प्रतिष्ठा का क्या करता है आर्टिकल 21 के तहत। फिर स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण मतलब क्या है, आपका स्वच्छ पर्यावरण लेने का अधिकार है। मतलब कि क्या है कि जो पर्यावरण दूषित नहीं हो, मतलब कि क्या है कि कोई पर्यावरण से संबंधित हो, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो। तो मतलब क्या है कि आपका जैसे बहुत कार्बन युक्त है गाड़ी है, तो गाड़ी पे क्या था फाइन लगता है कि नहीं, कि ज्यादा मोटरसाइकिल या गाड़ी है सो ज्यादा क्या छोड़ रहा है, धुआं छोड़ रहा है, आया फर करके क्या कर दिया कि पूरा धुआं एकदम उसमें से निकालने लगी, धुआं क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। तो आपको क्या हो रहा है, जीवन जीने से वंचित हो रही कि नहीं। हवा में पूरा क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दे रहा है, ऊपर से क्या है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे आपका जीवन का प्रभाव हो रहा है। ये क्या है, इसका भी आपका अधिकार है कि कोई पर्यावरण का दोहन नहीं करे, जीवन जीने की से वंचित कर रहा है। उसके बाद है आपका निजता का अधिकार।
निजता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार मतलब होता है कि इसकी कहीं व्याख्या नहीं की गई है कि निजता का अधिकार आखिर होता क्या है। तो निजी के अधिकार देने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको निजी अधिकार ले ले तो क्या हो जाता है कि राजनेता है कोई, तो सरकार क्या हो जाएगा, सीबीआई ईडी ये किसी को उसके पीछे लगा देगी। तो अब क्या जो विपक्षी दल है वो स्वतंत्र कार्य ही नहीं करेंगे किसी रूप से, तो या आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता है उसमें निजी क्या हो गई, गोपनीयता के रूप से। मतलब क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर हो जाए या आपका मोबाइल सेक्टर, डिजिटल मीडिया का माध्यम हो गया और आपका अगर निजी उल्लंघन में आपको डाटा क्या कर दी जाए, लीक कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा कि आपके बहुत सारे जीवन सार्वजनिक हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें क्या है कि निजता का अधिकार हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। सो उसके बाद स्वास्थ्य का अधिकार है कि आप स्वास्थ्य अधिकार है, स्वास्थ्य का उपचार ले सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। फिर हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, मतलब सार्वजनिक जगह पर आपको क्या कर सकता है, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, इसके आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है, इसके विरोध कर सकते हैं। उसके बाद अमानवीय व्यवहार, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अमानवीय व्यवहार का मतलब है कि आप किसी मानव को मानव की तरह व्यवहार करना है। अपशब्द मतलब क्या होता है, गालियों के साथ प्रयोग कर रहा है या गलत, जिससे क्या हो रहा है, उसके मानवीय दुर्व्यवहार मतलब मेंटलिटी टॉर्चर हो रही है। तो अमानवीय मतलब मानव को मानव समझना है, जानवर की तरह नहीं समझना है। मतलब कि आप उसके साथ अपशब्द या अभद्र व्यवहार करते हैं तो ये इसका क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इसके विरोध में वो आप पर क्या कर सकती है, केस कर सकते हैं, ये अपना अधिकार की मांग कर सकते हैं। मानव को मानव स्वरूप में समझना, ये क्या दे रहा है, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव को जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात कर रही है कि आपको जीवन जीने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। सो तो यही आ गया आपका अमानवीय व्यवहार के स्वरूप में। उसके बाद विदेशी यात्रा, विदेशी यात्रा में देख लिए थे कौन था, मेनका गांधी केस बना भारत संघ, तो वही मेनका गांधी केस में आप देखे होंगे। उसके बाद बंधुआ मजदूरी, पहले थी ना बंधुआ मजदूरी के मतलब कि किसी व्यक्ति के ले लिया आपको एक निम्न आय पर, यहाँ अभी भी होता है कि कोई धनवान व्यक्ति आप उसी के अंदर चले गए और वो आपको निम्नतन वो आपको ले लिया, आप उसका काम कर रहे हैं तो वो निम्नतन आय पर किसी तरह आप कार्य कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि वो अब स्वतंत्र है, आप कहीं भी कार्य कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती आपको काम नहीं करवाएगा, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं। उसके बाद हिरासत में शोषण, मतलब कि अगर आपको हिरासत में ले लिया गया है, कस्टडी में ले ली गई है, तो आप पर क्या हो सकता है, कोई शोषण नहीं कर सकता है। मतलब कि जो अंदर लिया गया तो आपका क्या है, कोई हिरासत में कोई शोषण नहीं होगी, ये आपका अधिकार है। अगर हिरासत में आपके पास शोषण होती है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद सरकारी अस्पताल में त्वरित उपचार, क्या कराना है, त्वरित उपचार की सुविधा, मतलब आपको कुछ हो जाए तो इसीलिए क्या है, सरकारी अस्पताल के निर्माण की गई है कि इसमें क्या है, आपको क्या है, निःशुल्क, मतलब कोई चार्ज नहीं होती है, अस्पताल में जाते होंगे सरकारी अस्पताल में, और आपको क्या होगा, त्वरित सरकारी अस्पताल में क्या होगी, आपका उपचार किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर उसमें उपचार के प्रावधान नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद निष्पक्ष सुनवाई, मतलब अगर आप कहीं गए और निष्पक्ष सुनवाई का सुविधा है, मतलब कि आप गए वहां पे कहीं पे कार्य कर रहे हैं या केस हुआ तो क्या होता है, कोई बाहुबली व्यक्ति है या कोई व्यक्ति तो उसका समर्थन हो जाता है, धनवान है कोई, आप निम्न है गरीब, तो कहा कि वहां पे अगर आपका जो निष्पक्ष सुनवाई अगर कार्य हो रही है और कोई क्या है, भ्रष्टाचार जो कार्यालय अधिकारी है वो किसी का समर्थन कर देते हैं, गलत रिपोर्ट बना देती है, तो क्या हो सकता है कि आप इसके विरुद्ध में क्या हो सकते हैं, अपना अपील डाल सकते हैं न्यायालय के। ये क्या है, आपका निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। उसके बाद महिलाओं के साथ आदर, यही होता है कि महिलाओं के साथ क्या अभद्र व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार नहीं करनी है, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक संवाद करनी है। ये महिला का क्या है, फंडामेंटल राइट्स है कि कोई महिलाओं के साथ आप दुर्व्यवहार या अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार इसी में आता है आरटीआई होता क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट,
मतलब कि सूचना का अधिकार यही आपका देता है। आर्टिकल 21 क्या है, फंडामेंटल राइट्स की सूचना का अधिकार है आपको कि आप क्या कर सकते हैं कि इसके तहत कोई भी सरकारी कार्यालय से किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। या आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉपी निकलवाने की बात होती है कि हम 100 नंबर का एग्जाम दिए और मेरा क्या आया है 70 नंबर ही आया है, तो हम अपना कॉपी देखेंगे तब आरटीआई लगाते हैं कि ना, आरटीआई लगा करके आप अपने कॉपी को क्या कर सकते हैं, सोए जान सकते हैं। तो ये अधिकार देती है व्यक्ति को क्या है कि सरकार के खिलाफ कि आरटीआई लगा के आप सरकार क्या कार्य कर रही, क्या योजनाएं हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बाद। अब इसी में आ जाता है आर्टिकल 21 में ही देखेंगे दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु। आईपीसी इंडियन पैनल कोड 309 तक कहा कि जो दया मृत्यु इच्छा मृत्यु है आईपीसी 309 के तहत, तो क्या ये आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो क्या मृत्यु हमारा क्या है, हमारा अधिकार है? क्या जीवन जीने की स्वतंत्रता के समय है कि हम अपना सोए से क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को आत्महत्या कर सकते हैं? आ जाती है, क्या हम सोए आत्महत्या कर सकते हैं? ये हमारा अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यही कहता है आईपीसी इच्छा मृत्यु के बाद क्या है कि रवि केस आया था रतिनाथ बनाम भारत संघ 1954। फंडामेंटल राइट्स में कहा क्या है कि इच्छा मृत्यु हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को त्याग सकते हैं या अपने मृत्यु को पा सकते हैं। लेकिन अरुणाम बनाम भारत संघ 2011 केस आया, उसमें कह दिया गया क्या कि नहीं, दया मृत्यु इच्छा मृत्यु मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब ऐसा कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है कि इसमें आया कि इच्छा मृत्यु क्या है कि जो दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु है, आप सोए क्या कर सकते हैं, अपनी मृत्यु सुसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, सोए से इच्छा मृत्यु ले रहे हैं या सोए से सुसाइड कर लिए, तो जब मृत्यु हो गई तो खत्म। लेकिन आप मृत्यु से बच गए और अटेम्प्ट किए, लेकिन अटेम्प्ट से क्या हो गया कि आपकी मृत्यु हुई नहीं, आप बच जाते हैं, तो इस अवस्था में आपको क्या हो जाएगी, सजा का प्रावधान है। आप अगर मरने से बच गए तो आपको सजा काटना होगा, ऐसा प्रावधान है, समझ गए। तो मरना क्या है कि जिंदगी बहुत क्या है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें तक सोए से मरना होता नहीं है, जिंदगी में बहुत चीजें हैं आगे जीने के लिए। तो कभी इच्छा मृत्यु ये आ जाए तो इच्छा मृत्यु तो लेना नहीं चाहिए लेकिन इसमें प्रावधान है कि आप सोए से जान देते हैं, अगर आप बच जाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि दंड का प्रावधान है। तो अब कहा गया कि इसमें 3 कंडीशन को देख लेंगे कि अब इसमें देखेंगे 3 कंडीशन को। तो इसमें 3 कंडीशन में देखेगा ना, तो एक हो गया कि खुद से इच्छा मृत्यु। अगर इच्छा मृत्यु क्या होगा कि कोई एक्सीडेंट कर गए, आप एक्सीडेंट कर जाते हैं फर्स्ट में, तो अगर एक्सीडेंट कर जाते हैं तो एक्सीडेंट कर जाने के बाद क्या हो गई कि आपको गंभीर चोटें आई, लेकिन क्या है आप बचे हुए हैं, आपकी जाने नहीं गई है, तो उस समय में क्या होती, मृत्यु का प्रावधान नहीं है। दूसरा कंडीशन आता है कि आप क्या किए कि एक्सीडेंट किए, एक्सीडेंट करने के बाद क्या हो गए कि आप मुख्य रूप से आपको क्या हो गया कि ऐसी कंडीशन हो गई जिससे क्या हो जाए कि जीवन जीना और भी दर्दनायक हो। मतलब जीवन जीने के बाद कभी ऐसी अवस्था हो जाती है कि जीवन जीने के बाद और भी अंदर दर्द का एहसास होता है, और क्या होता है कि अब इसकी जीवन क्या है, खत्म है। अगर उस अवस्था में डॉक्टर पैनल के द्वारा लिख दे कि, और डॉक्टर पैनल लिखने के बाद क्या हो, जो व्यक्ति के अभिभावक है वो अभिभावक उस पर साइन कर दे, उसके बाद कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फैसला देगी, और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अगर उसको मृत्यु दी जाए तभी ये हो सकता है। ये है। तीसरा वाला में है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट कहाँ चला गया, कोमा में चली गई। अगर कोई एक्सीडेंट किया कोई व्यक्ति और डायरेक्ट अगर वो कोमा में चला जाता है, तो कोमा में जाने के बाद क्या है, उसकी इच्छा मृत्यु नहीं है, वो जब तक कोमा में ही रहेगा, क्योंकि उसको क्या है कि अभी भी है, क्योंकि सोए वो त्याग नहीं रहा है इच्छा। किसी को भी पहले कह दिए थे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 के तहत कि हमारा जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और जीवन जीने से कोई भी वंचित हमको
क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। जब जीवन जीने से कोई वंचित ही नहीं कर सकता तो जो व्यक्ति कोमा में गया है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु है ही नहीं, कोई पैनल इसका इच्छा मृत्यु नहीं दे सकता है। यही है 3 कंडीशन। तो यही हो गया कि दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु आईपीसी 309 के तहत मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु नहीं है। अगर आप स्वयं से सुसाइड करते हैं, अगर बच जाते हैं तो आपको क्या होगा? सजा का प्रावधान होगा। यही है। एक मूवी देखे होंगे आप, साउथ का मूवी होगा प्रेमम, उसमें क्या करता है कि वो डिवाइस बनाते रहता है। क्या चीज का डिवाइस बनाता है कि अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है तो सिम के बिना क्या होगा कि मोबाइल के पास जो भी उसके नज़दीकी जो लॉकर उसमें जैसे सिस्टम ले लगाए हुए हैं जिनका नंबर उसमें, वो कलीग के पास क्या हो जाएगा? सूचना पहुंच जाएगी कि क्या है कि ये एक्सीडेंट किया या कोई गंभीर अवस्था में। तो गंभीर अवस्था में तो वो सूचना देगी। तो क्या करता है? इसको अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो खुद सुसाइड अटेम्प्ट करता है, गाड़ी से सुसाइड अटेम्प्ट करता है और कहता है कि हम डिवाइस हमको काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। लेकिन वही सुसाइड अटेम्प्ट पर उसको केस हो जाता है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, सोए आप सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। तो यही उसमें भी दिखाया गया था, उस मूवी में थे। तो आर्टिकल 21 में क्या था कि निजता का ऊपर देख के आए हैं, ऊपर से कि क्या है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता। वही आर्टिकल 21 के ए में है, अनुच्छेद 21 का आपका ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या कर दिया गया है? निःशुल्क शिक्षा। अब अनुच्छेद 21 ए के तहत कर दिया गया कि ये क्या हो जाएगा? आपका फंडामेंटल राइट्स रख दिया, मौलिक अधिकार है आपका कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा देना है। इसको कब जोड़ा गया था? 66वां संविधान संशोधन 2002 में पारित कब की गई? तो 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया? लागू हो गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब देखेंगे आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण करने का मतलब होता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपका क्या क्या मौलिक अधिकार है कि आप अपने बचाव के लिए संरक्षण, या आपको पकड़ रहे हैं या आप क्या कर रहा है, आप तो गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस स्वरूप में आप क्या कर सकते हैं कि उससे पूछ सकते हैं कि किस रूप में आपको गिरफ्तार कर रहा है। तो यही आ गया अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 अति निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण रखा गया समवर्ती सूची में। कौन सा सूची में? तो समवर्ती सूची में। तो जानते हैं समवर्ती सूची का विषय क्या होता है? तो समवर्ती सूची वो विषय होती है जिसमें केंद्र और राज्य कौन कानून बना सकती है? केंद्र और आपका राज्य, केंद्र राज्य। तो क्या है कि ये जो समवर्ती सूची में माना गया, क्योंकि ये क्या होता है कि सरकार के द्वारा, सेंट्रल सरकार के द्वारा भी गिरफ्तार की जा सकती है नजरबंदी, और राज्य सरकार का भी दायित्व है। तो राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, इसीलिए इसको रखा गया समवर्ती सूची में। यह कहा गया है कि इसमें निवारक निरोध है वो 2 तरह से होती है। एक है कि देख लेंगे निवारक नजरबंदी के तहत, एक तत्कालिक गिरफ्तारी के स्वरूप में। तो आप देखिएगा इसमें क्या है कि अगर इस स्वरूप में कि पहले क्या है कि अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 के तहत ये आपका प्रावधान है कि क्या हो रहा है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि आप जिसे को गिरफ्तार करने आए तो किस स्वरूप में, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, उसका कारण बताना होगा। दूसरा है मन पसंद, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको मन पसंद वकील से क्या करना है? अधिकार है वो अपने क्या रख सकते हैं? किसी भी वकील विशेषज्ञ को रख सकते। दूसरा है, तीसरा उसमें है कि निकटतम मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो उसका नजदीक मजिस्ट्रेट के है उसके पास जो गिरफ्तार करके ले गया है व्यक्ति को, उसको 24 घंटा के अंदर क्या करना? आने जाने के समय को छोड़ करके क्या है कि निकटतम के मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना है? पेश करना है। ये है। उसके बाद इसमें देख लेंगे कि आगे
अब सेकेंड तो ये हो गया जो तत्कालिक हिरासत बंदी ली गई है सो। अब उसके बाद है निवारक नजरबंदी, मतलब कि एक निवारक नजरबंदी होती है। ये तो हो गया क्या है कि दंडित स्वरूप में, मतलब दंड के स्वरूप में लिया गया सो हिरासत के रूप में। एक बी में है कि निवारक नजरबंदी, मतलब क्या हो, कभी राजनेता को नजरबंद, जैसे कि आप अभी घटना देखे होंगे इससे पहले कि जब अनुच्छेद 370 हटाने की बात आई जम्मू कश्मीर में, तो क्या हुआ था 370 में कि उस समय कह रहा था ना कि कोई कश्मीर को ले छू नहीं सकता है, कश्मीर को 370 हटा नहीं सकता है। आए मोदी जी हटा दिए, हटाएंगे ना 370-35 को हटा दिए, जो अलग विशेष थी जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद था सो। तो अब वहां पे जो अनुच्छेद 370 जैसे ही था तो उसमें क्या था कि वहां के जो कुछ नेताएं थे तो उसके क्या था कि जैसे पाकिस्तान हो या चीन हो उससे लग जाए कि मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब क्या है कि खतरा है राज्यों को तोड़ने के स्वरूप में, तो उस स्वरूप में अगर लग जाए कि तब क्या कर सकती है सरकार, नजर बंद के लिए अपील कर सकती है। और वो डायरेक्ट क्या होता है इसमें था कि पेश करने के लिए, मतलब उसमें पेश के नहीं, मतलब इसके स्वरूप में नहीं, मतलब जो व्यक्ति है उसका पहले कोर्ट में डायरेक्ट न्याय प्रणाली के पास चल जाएगा। अब कोर्ट में क्या आदेश मिल सकती है नजरबंदी के, मतलब क्या है कि जो ये व्यक्ति है इस व्यक्ति की पहले की घटना के स्वरूप में, मतलब निवारक नजरबंदी होती है कि जो पहले का आधार है, इस व्यक्ति का जो पहले का आधार है ना, इस आधार के स्वरूप में नजरबंदी करना कि आगे जाकर के क्या कर सके, वो गलती नहीं कर सके। मतलब गलती से पहले ही उसका आधार देखा जाता है व्यक्ति का कि क्या आधार है और ये आगे क्या क्षति पहुंचा सकती है, इससे पहले ही उसको क्या हो सकता है नजरबंद करने का, मतलब कि उसको अपने घर में, जम्मू कश्मीर के क्या था बहुत नेताओं सबको क्या कर दिया गया था, जैसे कि उसको घर में ही क्या नजरबंद कर दी गई थी। तो वही कहा जाता है क्या है कि उसमें डर था कि ये क्या है कि जैसे ही हल्ला करेंगे वहां का लोग क्या हो जाएगा, उसके प्रभाव है, मास लीडर है वो, अब प्रभाव है तो क्या हो सकता है कि देश में क्या हो सकती है, खतराएं मंडरा सकती है शांति की, इसीलिए उसको नजरबंद कर दिया गया था। तो यही होता है नजरबंदी। तो नजरबंदी किस किस रूप में हो सकती है, तो एक सुरक्षा के रूप में, एक लोक व्यवस्था, मतलब क्या हो कि सुरक्षा का मामला है जिसे क्या हो सकती है कि सुरक्षा गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए 370 के लिए जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। उसके बाद लोक व्यवस्था, मतलब प्रशासन खराब हो सकती है। उसके बाद विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, डर था क्या है कि जो वहां का व्यक्ति है जो कश्मीर का, वो क्या है पाकिस्तान से संबंधित है, पाकिस्तान से समर्थन करेगी, जिससे क्या हो जाएगा यहाँ की लोक व्यवस्था और सुरक्षा पे खतरा भारत में हो रही है, इसलिए यह आवश्यक सेवाओं के स्वरूप में अगर ऐसी खतरा मंडरा जाती है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पहले ही नजरबंद कर दी जाएगी। तो ये वही दोनों समझ लिए। ए में क्या था कि गिरफ्तारी का मतलब कि कोई को डायरेक्ट उसको कारण बताना होगा कि किस लिए ले जा रहा है उस स्वरूप में, लेकिन ये वाला जो हो गया निवारक नजरबंदी, ये आपका सुरक्षा लोक व्यवस्था के रूप में क्या हुआ कि पहले के आधार पर ही आगे उसको क्या कर सकता है, व्यक्ति को नजरबंद कर सकता है, ये प्रावधान है। अब कहा नजरबंद जब उसको किया गया, उसको क्या है कितना दिन तक के, तो संविधान में अधिकतम 3 महीना तक है, कितना महीना तक के कहा गया है, तो संविधान में आपको कह दिया गया है कि अधिकतम 3 महीने तक के क्या कर सकती है, नजरबंद करके रख सकती है। अब आगे उसको बढ़ाना हो तो सरकार क्या करेगी, उस पर आगे जाकर के कोर्ट अपील करेगी। उसके बाद संसद ने अधिकतम कितना कर दिया है, 2 माह, कितना कर दिया संसद, 2 माह का दिया है, लेकिन ये अभी प्रभाव में नहीं है। कहा संसद अब अधिकतम इसको 2 माह बढ़ा सकती है, लेकिन क्या होगा इसको 2 माह के लिए बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड के आगे अनुमति लेनी पड़ेगी। सलाहकार बोर्ड में होंगे कौन, तो इस सलाहकार बोर्ड में होंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मतलब वर्तमान न्यायाधीश हो या पहले से वो हाईकोर्ट के क्या हो, न्यायाधीश हो, वही इसका सलाहकार होते। यही आप समझ लिए अनुच्छेद 19 से 22 तक के आज पूरा देख लिए, जैसे कि आज देख लिए क्या 21 और 20 को। उसके बाद आगे देख लिए कि निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार क्या है, अन्य शत्रु देशियों से संबंधित हो या निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया, इसी स्वरूप में 2
मतलब कि दो को ये अधिकार नहीं मिलती है। किसकी? जैसे गिरफ्तारी के कारण बताना, मनपसंद वकील से परामर्श करना, या निकटम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे, या अन्य शत्रु देशीय से वो संबंधित हो उसको ये कारण नहीं बताना होगा। डायरेक्ट शक के आधार पर उसको पकड़ सकते हैं। डायरेक्ट शक हो गया क्या है कि अन्य शत्रु देश से मिला हुआ है, तो पहले इसको अरेस्ट लेकर अंदर में नजरबंद करके पूछताछ चालू हो जाएगी। या दूसरा, निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार, यही कहे सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध, आवश्यक सेवाएं, इसमें बंदी बनाया गया हो तब इसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी का मनपसंद वकील या निकटम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा का अंदर, इस पे लागू नहीं होता है। ये हिरासत में जिसको लिया गया है उसके ये 3 गो अधिकार मिलता है, गिरफ्तारी कारण, मनपसंद वकील और निकटम मजिस्ट्रेट। तो यही हुआ था जम्मू कश्मीर में जब लगी गई थी। तो क्या था? अन्य शत्रु देशी संबंध, कहा था कि पाकिस्तान से संबंधित है। कहाँ से है? पाकिस्तान से मिला हुआ ये। या निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार किए गए थे, निवारक अन्य शत्रु संबंध या देश की खतरा, सुरक्षा व्यवस्था, या विदेशी राज्य मैत्रीपूर्ण आवश्यक सेवाएं थी। तो यही आपका पूरा स्वरूप हो गया। एकदम सिंपल समझ लीजिए। ए और बी, ए में हिरासत में लिए हुआ व्यक्ति, मतलब कि आप आम जनता है, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहा है, आपको हिरासत में डायरेक्ट लेने आया, तो आप पूछ सकते हैं गिरफ्तारी का कारण, मनपसंद वकील से परामर्श, निकटम मजिस्ट्रेट। या आपको डायरेक्ट क्या हो गया कि पहले आधार के स्वरूप में क्या कर ली गई, निवारक नजरबंदी के अंदर रखा गया है, तो अब आप ये सब नहीं रख सकते। यही 2 तरह की थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देख लिए, अनुच्छेद 19 देखे, उसमें आप पूरा देख लिए कि स्वतंत्रता का अधिकार 6 तरह की स्वतंत्रता देखे, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये देख लिए। अनुच्छेद 20 में आप देख लिए होंगे। उसके बाद कि अनुच्छेद 21 में आप देख लिए कि क्या है, निजी व्यक्तित्व या निजी अधिकार, निजता अधिकार, इसका स्वतंत्र देख लिए। उसके बाद 22 में आप अगर देख लिए, निरोध एवं गिरफ्तारी से संबंध संरक्षण, इसको समझ लिए पूरा। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब रोज क्या हो जाएगा कि पॉलिटी का आपका सीरीज अब रोज वीडियो अपलोड होगी जल्दी। इसके लिए क्या करें कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।